आप अपने लड़ाई लड़ो ना। कोई टांग अड़ा रहा है क्या आपका? सरना कोड, आदिवासी धर्म कोड मांगने के लिए कोई हिंदू टांग अड़ा रहा है क्या? आपको कोई रोक रहा है क्या? अब कुर्मी अगर एसटी का मांग कर रहा है कि तुम दोगे क्या? कि तेरे बोलने से नहीं बोलने से देगा क्या? राइट नहीं है। बेमतलब का पागलपन है आप लोगों का, ना बुझे ना समझ है। समझदारी ज्ञान कीजिए, राजनीतिक को बनिए, इतिहास पढ़िए। अखबार पेपर पढ़ के जो है ना एकदम हमारा कुत्ता की तरह भौंकने लगा है। आपके भौंकने से कोई डरने वाला नहीं। जब 1950 में 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू माना गया तो संविधान में निहित था एसटी एससी ओबीसी का पुनर्निरीक्षण किया जाए, रीशेड्यूलिंग बोलता है। तो रीशेड्यूलिंग जब हो गया 1950 में तो उस समय जो है कुर्मी जाति जो था एबोरिजिनल, वो एबोरिजिनल नहीं करके शेड्यूल ट्राइब नाम हुआ। और शेड्यूल ट्राइब नाम में 1950 में कुर्मी जाति डिलिस्ट हो गया, हट गया। वही बैकग्राउंड है जो कुर्मी बार बार वो आंदोलन करते आ रहे हैं। अगर वो आंदोलन कर रहा है तो सामाजिक न्याय उसका सामाजिक आस्था है, बसता है। मौलिक अधिकार में और रेल रुकेगा कि धरना करेगा कि दिल्ली जंतर मंतर करेगा, वो अपना बात है। लेकिन एक अगर जाति अगर वो अपना लोकतांत्रिक तरीके से अपने मांगों को मानने के लिए अगर ये रैली जुलूस कार्यक्रम करता है आंदोलन का, तो दूसरे समाज के लोग टांग कहीं अड़ाओगे? क्या ऐसा कोई सामाजिक सरोकार है क्या कि हम मांगेंगे तो तुम बोलेगा मत दो? तुम कौन होते हो? नहीं दो। अगर उस फॉर्मेट में आता है तो वो हक मांगेगा और उसका निर्णय राज्य सरकार का भी नहीं, गवर्नर का भी नहीं, उसका निर्णय केंद्र सरकार लेगी। जोहार, नमस्कार। और अब आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज 9। मेरे साथ एक ऐसे शख्स है जो कि एक राइटर भी हैं और फाइटर भी हैं। आंसू के संस्थापक और पूर्व विधायक सूरज सिंह बेसरा जी है मेरे साथ बातचीत करने के लिए। दादा जोहार। जोहार जोहार। प्रदीप खालखो जी, आपका जो है झारखंड न्यूज 9 है, बहुत मेरी शुभकामना है। आप इस चैनल को और बढ़ाइए और जनता से रूबरू होइए और संदेश प्रचारित कीजिए, प्रसारित कीजिए। और मेरे ओर से क्या आपको जानना चाहे बोलिए। अभी के तो माहौल चल रहा था कुर्मी और कुर्मी को लेके, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप इस चीज को? सबसे पहली बात है, भारत देश और प्रदेश नियम कानून से चलता है जी, विधि विधान से नहीं जी। समाज से सरोकार चीज विधि विधान से चलता है और देश और प्रदेश संविधान से चलता है। भारत की नागरिकता संविधान में निहित है। भारत का संविधान में नागरिकों का मौलिक अधिकार प्रावधान है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 से 395 तक उसमें धारा, पारा, उपबंध, स्थानीय नीति, भाषा नीति, धर्म कोड, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, एमएलए बनना, एमपी बनना, पंचायत राज, सारा चीज नहीं था। एक पंडित अगर पुजारी बनता है तो उनको मंत्र पाठ करने का उनको पाठ पढ़ना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, मुखस्त करना पड़ता है। हम लोग बचपन में स्कूल में पढ़ते, सरस्वती पूजा में हम लोग पंडित का प्रवचन मंत्र पाठ सुनते सुनते एक लाइन थोड़ा सा हम भी याद आ गया। या देवी सर्वभूतेषु विद्यां देहि नमस्तुते, या देवी सर्वभूतेषु विद्यां देहि नमस्तुते। हम तो पंडित नहीं, आप तो पंडित नहीं, लेकिन पंडित में धर्मशास्त्र में विभिन्न देवी देवताओं को किस मंत्र पाठ से, किस पद्धति से पूजा किया जाएगा वो तो ब्राह्मणवाद में है, पंडित जानता है जी। तो अब राजनीतिक पंडित बिना आप कैसे राजनेता बन गया? आपको राजनीतिक पंडित बनना है तो संविधान पढ़ना है क्या? संविधान पढ़ना है। आप विधायक बनते हैं, कैसे विधायक प्रक्रिया विधायी का पढ़ना चाहिए कि नहीं जी? आप जब संसद बनिएगा, एमपी बनिएगा तो लोकसभा क्या है और कैसे नियम कानून कैसे चलता है आप जानिए कि नहीं? अब बिना जाने सुने आप विधायक भी बन गया, विधेयक कैसे बनेगा? बहुत सारे निर्वाचित प्रतिनिधि
विधेयक और विधायक एक ही समझता है और बहुत सारे संसद और सांसद एक ही समझता है, जबकि संसद माने पार्लियामेंट है और संसद माने एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर पार्लियामेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो संसद और सांसद नहीं मालूम, विधेयक और विधायक नहीं मालूम। गजब बात है। तो आप मंत्र पाठ पुजारी के लिए पंडित को मंत्र पाठ करना सीखना चाहिए और राजनीतिक पंडितों को कम से कम भारत का संविधान जानना चाहिए। ये बात अलग है कि नागरिकता का अधिकार, वोट देने का अधिकार में, उम्मीदवार खड़ा करने में शैक्षणिक योग्यता का मापदंड नहीं है। जो भी भारत के नागरिक हैं, अगर मतदाता का नाम सूची में आ गया और उम्र हो गया तो आप जो है ना उम्मीदवार योग्य माना जाएगा। उसमें आपका माने कितना डिग्री होना चाहिए नहीं है। हमको लगता है आने वाला दिन में इसको संशोधन होना चाहिए। मिनिमम तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कम से कम पंचायत में मुखिया बनेंगे तो मैट्रिक पास होना चाहिए और कम से कम आप अगर एमएलए बनिएगा तो ग्रेजुएशन होना चाहिए और एमपी में चुनाव लड़िएगा कम से कम एमए पास, मास्टर डिग्री। तो ये तो मिनिमम, क्योंकि विधि विधान कानून का ही बात है ना। तो इसीलिए अगर आप अधिवक्ता बनते हैं, मैंने लॉयर, प्लीडर, तो प्लीडर बनने से आपको एक्ट जानना होता है और लीडर बनने से आपको फैक्ट जानना पड़ता है। बिना फैक्ट का फेक न्यूज कैसे कीजिएगा? पंखाई भौंकिएगा हमारा कुत्ता की तरह? नहीं, आप फैक्ट जानिए, फेक नहीं। फेक माने फर्जी, फेक माने फर्जी। अब फैक्ट माने रियलिटी। इसीलिए लीडर बनना है तो फैक्ट जानिए, अब लीडर बनना है तो एक्ट जानिए, सीआरपीसी, आईपीसी। तो इसीलिए मेरा काम है बौद्धिक तरीके से, वैचारिक रूप से मैं पढ़ लिख करके, आज मेरा उम्र 70 में मैं कदम रखा हूँ और मैं संघर्ष का जीवन गाथा 50 साल का मैं इतिहास लिख रहा हूँ। अभी अब समय पार हो चुका है, फिर भी मैं सक्रिय हूँ। मामला यहाँ पे समर्थन और विरोध का नहीं है। यहाँ भारत के कोई भी नागरिक एक सामान्य नागरिक है और भारत के संविधान में 3 कैटेगरी के लोगों को आरक्षण का प्रावधान है। एसटी, एससी, ओबीसी। एसटी एससी को यहाँ नौकरी का रिजर्वेशन है और साथ साथ विधानसभा लोकसभा में भी उसका रिजर्व सीट है। एसटी एससी का रिजर्व है, लेकिन ओबीसी का केवल नौकरी में रिजर्वेशन है, उनको ओबीसी के नाम से एमएलए एमपी का रिजर्व सीट नहीं। ये तो जानना है कि नहीं? जानना है। मैं तो जानता हूँ और यही लोगों को पढ़ाता हूँ। किसी भी भारत के नागरिकों को अपना जाति का, अपना धर्म का, अपना संस्कृति का, अपना भाषा का संविधान में मौलिक अधिकार में अलग अलग प्रावधान है। तो किसी को एसटी बनना है, ओबीसी बनाना है तो संविधान के आर्टिकल 340 में प्रावधान, वहां पढ़ना होगा, जानना होगा, प्रोसेस जानना होगा। और उसके बाद किसी को शेड्यूल कास्ट होना है, रहना है कि हटाना है, उसका संविधान के आर्टिकल 341 में है, 341 में। और किसी बंदा को, नागरिकों को अगर किसी भी स्टेट में के थ्रू अगर शेड्यूल ट्राइब बनना है, एसटी बनना है, तो उसको 342 में जाना है, प्रोविजन है। और प्रोसेस ये है कि वो जिस राज्य में वो रह रहा है वहाँ टीआरआई होता है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और तमाम रिपोर्ट आपका बारे में, आपका जाति प्रथा, आपका संस्कृति, कल्चर, भाषा, इतिहास, भूगोल, तमाम चीज का रिपोर्ट उसी के मापदंड पे, उसी के आधार पर आप एसटी, एससी, ओबीसी हो सकेंगे कि नहीं, वो टीआरआई का रिपोर्ट केंद्रों में भेजता है। और वो आपको एसटी, एससी, ओबीसी बनाने में राज्य सरकार अनुशंसा कर सकती है थ्रू गवर्नर, और रिपोर्ट के आधार पर टीआरआई। किसी समाज का समर्थन कर देने से आप एसटी, एससी, ओबीसी नहीं बन सकते, और किसी का विरोध करने से एसटी, एससी नहीं बन सकते। ये बेकार का है, इसका समर्थन विरोध में हल्ला मचाया हुआ है, मतलब फजूल का। समय नहीं बर्बाद करेंगे आपका इंटरव्यू में, मैं तथ्यों में के बात करेंगे। अब जहां तक एसटी का महत्व को एसटी बनाना है, मैं कानून का बात कर रहा हूँ, समर्थन और विरोध का बात नहीं कर रहा, उसको कोई महत्व नहीं दूंगा। ब्रिटिश शासन काल में 1913 में
जब भारत का शिमला में राजधानी था शिमला, तो अधिसूचना किया, अधिसूचना संख्या 550, अधिसूचना संख्या 550 1913, और 13 जाति को एबोरिजिनल इंग्लिश में नाम दिया गया। संथाल, हो, मुंडा है, इस तरह से उरांव, और उसके बाद उसमें कुड़मी शब्द लिखा हुआ है। कुड़मी, महतो नहीं, कुड़मी। महतो कई भी अपना टाइटल बना सकता है महतो, लेकिन बिहार में कुर्मी बोला जाता है, कुइरी बोला जाता है, लेकिन छोटनागपुर संथाल परगना एरिया में उसका जो है CNT एक्ट में भी उल्लेख है, इतिहास में भी उल्लेख है, उसको कुर्मी नहीं बोला गया, इसको टोटेमिस्टिक कुर्मी बोला गया। तो कुर्मी क्या का इतिहास था, मैं इतिहास का बात बता रहा हूँ, मेरे बनाया हो, मेरे कथित नहीं है, लिखित है, दस्तावेज है। 1913 में 13 जातियों को एबोरिजिनल सूची बनाया गया, जिसमें कुर्मी दावा कर रहा है, रियलिटी में था। 1931 में जाति जनगणना हुआ, 1931 तक भी कुर्मी एबोरिजिनल में था, ST नाम से नहीं था, एबोरिजिनल। एबोरिजिनल का मतलब सन ऑफ द सॉइल, भारत के मूल बसिंदे, मूल आदमी। जब 1950 में 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू माना गया, तो संविधान में निहित था ST SC OBC का पुनर्निरीक्षण किया जाए, रीशेड्यूलिंग बोलता है। तो रीशेड्यूलिंग जब हो गया 1950 में, तो उस समय जो है कुर्मी जाति जो था एबोरिजिनल, वो एबोरिजिनल नहीं करके शेड्यूल ट्राइब नाम हुआ, और शेड्यूल ट्राइब नाम में 1950 में कुर्मी जाति डिलिस्ट हो गया, हट गया। वही बैकग्राउंड है जो कुर्मी बार बार वो आंदोलन करते आ रहे हैं। अगर वो आंदोलन कर रहा है तो सामाजिक न्याय, उसका सामाजिक आस्था है, बसता है। मौलिक अधिकार में वो रेल रुकेगा कि धरना करेगा कि दिल्ली जंतर मंतर करेगा, वो अपना बात है। लेकिन एक अगर जाति, अगर वो अपना लोकतांत्रिक तरीके से अपने मांगों को मानने के लिए अगर ये रैली जुलूस कार्यक्रम करता है आंदोलन का, तो दूसरे समाज के लोग टांग कहीं अड़ाओगे? क्या ऐसा कोई सामाजिक सरोकार है क्या कि हम मांगेंगे तो तुम बोलेगा मत दो, तुम कौन होते हो, नहीं दो? अगर उस फॉर्मेट में आता है तो वो हक मांगेगा, और उसका निर्णय राज्य सरकार का भी नहीं, गवर्नर का भी नहीं, उसका निर्णय केंद्र सरकार लेगी। एक उदाहरण, अगर हम आदिवासी भारत सरकार में जैसे 342 आर्टिकल में किसी भी जाति को ST में रखा जा सकता है, किसी को जाति को भी ST सूची से हटाया जा सकता है, ये संविधान में प्रावधान है। धार्मिक स्वतंत्रता में जो है संविधान के अनुच्छेद 25 में उल्लेखित है, प्रावधान है। 25 आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 में, उसमें आज तक संविधान के मान्यता के मुताबिक 6 धर्मों को धर्म कोड दिया गया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, 6 धर्म। इन 6 धर्म में से आदिवासी जिसको कहा गया है वो जो है प्रकृतिवादी है, उसकी संख्या 15 से 20 करोड़ है पूरे देश में। उसका धर्म कोड में कोई हिंदू लिख देता है, कोई क्रिश्चियन, ईसाई लिख देता है, आदर्श में लिख देता है। इसीलिए आदिवासियों का ठोस रूप में प्रमाणित नहीं है कि आदिवासी 15 करोड़ है कि 20 करोड़ है, 8% है कि 10%। तो इस बार जाति जनगणना होने जा रहा है, अभी शुरू हो गया प्रक्रिया, 2025-2027 में कंप्लीट होगा। ये बड़ी आदिवासियों का लड़ाई लड़नी चाहिए प्रजातांत्रिक तरीके से कि हम 2026-27 में जनगणना होगा, हम 6 धर्म कोड के अलावे हम आदिवासियों के लिए धर्म कोड होना चाहिए कि नहीं? मान तो हो रहा है, मेमोरेंडम दे रहा है गवर्नर को, राज्य सरकार अनुशंसा करके केंद्र भेज दिए, जंतर मंतर में होता है। एक लड़ाई आदिवासी का है, आप अपने लड़ाई लड़ो ना। कोई टांग अड़ा रहा है क्या आपका? सरना कोड, आदिवासी धर्म कोड मांगने के लिए कोई हिंदू टांग अड़ा रहा है क्या? आपको कोई रोक रहा है क्या? अब कुर्मी अगर ST का मांग कर रहा है कि तुम दोगे क्या, कि तेरे बोलने से नहीं बोलने से देगा क्या? नहीं है, बेमतलब का पागलपन है आप लोगों का, ना बुझ है ना समझ है। समझदारी ज्ञान कीजिए, राजनीतिक को बनिए,
इतिहास पढ़िए, अखबार पेपर पढ़ के जो है ना एकदम हमारा कुत्ता की तरह भौंकने लगा है। आपके भौंकने से कोई डरने वाला नहीं। प्रोसेस हम अपील करना चाहते हैं झारखंड के निर्माता के रूप में। झारखंड के निर्माता मैं दावा नहीं करता मैं अकेले हूं। अगर महात्मा गांधी हमारा राष्ट्रपिता बना देश का और आजादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाया, कई लोगों ने बलि विधि पर चढ़ा, फांसी पे चढ़ा। सुभाष चंद्र बोस गरम दल का भी उल्लेखनीय योगदान है। आजाद हिंद फौज जिन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, गिव मी योर ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, তুমি আমায় রক্ত দাও আমি তোমাকে স্বাধীনতা দিব, रक्त दियो वो स्वाधीनता दिवी माया में फुरगली मामा। मैंने इस कोटेशन को 10 भाषा में अनुवाद किया। अभी बोला, बांग्ला भी बोला, मैं उड़िया में बोला, संता मैंने 10 भाषा में किया है। तो आजादी की लड़ाई में इतिहास जब लिखा जाएगा तो अकेले महात्मा गांधी के जीवनी गाथा को लिखने से स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पूर्ण नहीं होगा। आपको लिखना पड़ेगा आजादी फौज का सुभाष चंद्र बोस को और भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, सिद्धू कानू को, बिरसा मुंडा को, बहुत सारे लोगों को। तो झारखंड अलग राज्य जो है ना 1915 से छोटापुर उन्नति समाज शुरू करके जो है ना फिर 1938 में आदिवासी महासभा बनाता है मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा। 1950 में झारखंड पार्टी बनाते हैं। 1952 में 32 गो एमएलए बनाते हैं, 8-10 गो एमपी जिताते हैं। बाद के दिन में एनी होरो कमान संभालते हैं। बागुन सुमराय झारखंड मुक्ति मोर्चा माझी महतो भाई के रूप में विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन मिलके 73 में झारखंड मुक्ति मोर्चा बनता है। उसमें अहम रोल किया AK राय एमसीसी का लीडर था। और बाद में 86 में सूर सिंह बेसरा आजसू बनाते हैं और प्रभाकर तिर्की, तमाम ऐसे देवशरण भगत से तमाम लोग, हरिशंकर महतो, विनोद भगत, ऐसे तमाम लोग गोलबंद होते हैं। मेरे आह्वान पे, मेरे नेतृत्व में मैं कप्तानी सीट किया और 10,000 आजसू का फाइटर पैदा हुआ और निर्णायक आंदोलन कर दिया, जो 50 साल में ऐसा कभी आंदोलन नहीं हुआ। चाहे 72 घंटा झारखंड बंद में पूरे झारखंड का रेल पटरियों को उड़ा दिया विस्फोट करके, पुलिया सब उड़ा दिया और आग जलने लगा। बोडोलैंड गोरखालैंड की तरफ विध्वंस हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। पुलिस का कंट्रोल देखते ही गोली मार देने का आदेश था। 89 में बिहार सरकार ने आजसू पे बैंड लगा दिया और ऑर्डर किया देखते ही गोली मार देने। वो व्यक्ति सूर सिंह बेसरा, मैं आज जिंदा हूँ, इस उम्र में भी मैं बोल रहा हूँ, आपको अपील करता हूँ आपस में मत लड़ो भाईचारा। बिना माझी महतो का झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं बन सकता। बिना विनोद बिहारी या शिबू सोरेन का मिलन से कोई जेएमएम नहीं बन सकता, आंदोलन नहीं हो सकता। और आजसू का लड़ाई भी हमने क्रिश्चियन को भी, प्रभाकर तिर्की जैसे आदमी को, क्रिश्चियन को भी, हमने हिंदू को भी, हमने बिहारी को भी, बंगाली को भी और आदिवासी मूलवासी को, हमने महिलाओं को भी सब जोड़ा और तब जाके कामयाब मिला। इतने बढ़िया भाईचारा जहाँ सांप्रदायिकता नहीं है, जहाँ छुआछूत भेदभाव नहीं है, बाहरी भीतरी वो बिहारी है, वो भगाओ फलना वो नहीं है। इस बढ़िया माहौल को, इतना अच्छा जो है जल जंगल जमीन को, बिरसा मुंडा का, उलगुलान को, सिद्धू कानू का हुल को आप बर्बाद कर रहे हैं। छुट भैया काल का कोनो चीज अता पता नहीं है, आपका पता ठिकाना नहीं है। नेता बनते हो कि सेता बनते हो। तो ऐसे परिस्थिति में हम चाहेंगे कि भाईचारा कायम करिए और सोना झारखंड को, इसको माहौल बनाइए भाईचारा का। और बृहद झारखंड का लड़ाई लड़ना है। बिहार का भागलपुर, जमुई, बांका, बाबा तिलका माछी का एरिया को शामिल करना बाकी है और बंगाल का मेदिनीपुर, बांकुड़ा 3 जिला शामिल करना है और उड़ीसा का 4 जिला जो है मयूरभंज, संबलपुर, सुंदरगढ़। और इस तरह से बृहद झारखंड, बेहतर झारखंड तभी बनेगा जो आदिवासी में भाईचारा बनेगा। आदिवासी मूलवासी, माझी महतो भाई और आदिवासी मूलवासी जो दोनों में आपस में ये भाईचारा हो। आज शिबू सोरेन नहीं है, उसका खाई पटाना मुश्किल है, भरपाई मुश्किल है। आज जो है आपका रामदयाल मुंडा बीपी केसरी साहित्यकार विद्वान नहीं है। सूर सिंह बेसरा, चारों तरफ देखोगे एक व्यक्ति जिंदा है। बोल रहा हूँ, मैं अपील कर रहा हूँ कि झारखंडी एकता के लिए आदिवासी मूलवासी भाईचारा कायम कीजिए, बृहद झारखंड बनाइए, बेहतर झारखंड बनाइए। बस यही है। बाकी जो है ये क्यों समर्थन वो विरोध किया, ये छोटा मोटा मामले में समय बर्बाद होगा। मैंने आपके चैनल से मैंने यही संदेश दिया। जोहार। तो आपने सुना, ये थे सुरेश सिंह बेसरा जी के जुबानी। तो इसी तरह से बने रहे मेरे साथ और देखते रहे झारखंड न्यूज़ 9।